नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले आप इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर जाके देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं बड़ी ही बेसिक सी बात से। वो बात यह है दोस्तों कि दुनिया की सभी कंट्रीज चाहती है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, लेकिन उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इससे हमने क्या देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन मिला। अब इन तीनों में फ़र्क ये था दोस्तों कि साउथ अफ्रीका और यूएसए, जैसे ही इनका स्ट्रगल ख़त्म होता है वैसे ही ये डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में पूरी दुनिया के सामने आते हैं। लेकिन फ्रांस में जैसे ही क्रांति ख़त्म होती है, फ्रांस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, डेमोक्रेसी नहीं आती है। तो डेमोक्रेसी की जगह क्या आती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी राजा का ही शासन होगा, लेकिन वो राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शासन करेगा। तो हमने ये देखा दोस्तों कि फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम में भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इससे हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बड़ी ही बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन की, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे प्यारे भारत का ग्लोरीफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको बनाने में क्या मुसीबतें आई, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या सिचुएशंस थी जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो अंग्रेज़ों ने दो बड़ी ही बुरी चालें चली थी। एक था डिवाइड एंड रूल वाली, और दूसरी चाल भी राइट टू सिसीड का अधिकार दे दिया था। अब डिवाइड एंड रूल तो हम सभी को पता है कि दो इंडिपेंडेंट नेशंस बन के सामने आए थे। एक था हमारा प्यारा इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दो इंडिपेंडेंट नेशंस बन के आए थे, और दोनों ही जब देश बने थे तो 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और हज़ारों करोड़ों लोग अपने अपने घरों से पलायन करने को मजबूर थे। तो बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी। दूसरी जो थी कि राइट टू सिसीड, यानी अलग होने का अधिकार राजा इन प्रिंसली स्टेट्स को दे दिया गया था। अब यह अलग होने का अधिकार क्या था? मान लीजिए कि हैदराबाद है एक प्रिंसली स्टेट, ठीक है। हैदराबाद को बोल दिया गया था कि आप चाहे तो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं, और आप चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, और यदि आपको इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनना है तो आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बन सकते हैं। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, अंग्रेज़ों ने सभी को राइट टू सिसीड का ऑप्शन दे दिया था। तो इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था। कश्मीर ने ना इंडिया में आना चाहा ना पाकिस्तान में आना चाहा। कश्मीर चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जिस वजह से कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इसी तरीके से हैदराबाद भी इंडिया और पाकिस्तान किसी में नहीं जाना चाहता था, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, लेकिन कूटनीति की वजह से हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा सक्सेसफुली बना लिया गया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रिंसली स्टेट्स का जो मर्जर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन टास्क था। तो इसी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो हमारी कंट्री का जो फ्यूचर था वो सिक्योर नहीं था। किसी को ये नहीं पता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं वो कौन सी स्टेट पे लागू होगा, कौन सी स्टेट पे नहीं लागू होगा, और क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो बहुत अनसर्टेन फ्यूचर था, और उस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एलिमेंट ऐड किए जाएंगे? ये जो एलिमेंट्स थे, ये जो वैल्यूज़ थी दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही दिखाई देनी शुरू हो गई। लोगों के मन की भावनाएं, इच्छाएं बाहर आने लगी। लोग 3 मेजर चीज़ें चाहते थे। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी वोट देने का अधिकार। आप ये ना देखें कि कौन मर्द है कौन औरत है, आप हर किसी को वोट डालने का अधिकार दें। सबसे पहली डिमांड ये आई।
दूसरी जो फ्रीडम स्ट्रगल से डिमांड आई वो ये थी कि हर व्यक्ति चाहता था कि उनको आज़ादी मिले और उनको इक्वालिटी मिले, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। और तीसरी जो डिमांड आई वो थी हर माइनॉरिटी को उसके सर्टेन अधिकार दिए जाएंगे। तो इन तीनों डिमांड्स को पेश करने के लिए दो मेजर डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स हमारे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल 1928 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया और उस ड्राफ्ट में उन्होंने इन तीन डिमांड्स को कंसीडर किया था। इसी तरीके से 1931 में जब कांग्रेस का कराची सेशन हुआ तो उस सेशन में भी इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा इसको पोर्ट्रे किया गया था। तो यानी कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने हमें बता दिया था कि भारत को क्या चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या नहीं चाहिए, और ये ही जो मेन डिमांड्स थी यही आधार बनी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे लोग कहते हैं कि कोई प्रोविज़न किसी देश से उठा लिया, कोई प्रोविज़न किसी देश से उठा लिया और इस तरीके से आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ऐसे थोड़ी ना बनता है। तो दोस्तों आप समझिए, ना कोई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे और हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उस लेवल की नहीं थी, फिर भी ये लोग जो है एक देश से दूसरे देश गए, पूरी दुनिया इन्होंने छान मारी, पूरे दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे बहुत ज़्यादा बल्कि वॉल्यूम्स में होते हैं, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया के हिसाब से बेहतर हो सकता था उन प्रोविजंस को उठाया, उन प्रोविजंस को इंडिया में लाया गया। फिर 3 साल तक उन सभी प्रोविजंस पे डिटेल में डिस्कशन हुआ और उसके बाद क्या चीज़ इंडिया में आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो सब चीज़ डिस्कस की गई। तो अगर किसी को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही बना दिया गया और ये उधारी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्लीज़ एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की कहानी और अच्छे से गूगल पे पढ़ लीजिएगा, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इनहेरिटेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो बाकी कंट्रीज़ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला है। सबसे पहले तो अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जब इंडिया में कॉलोनियल लॉ था तो उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये जो 1935 का एक्ट था इसके बहुत सारे प्रोविज़न एज इट इज़ हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडिया को सूट करते थे। दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स जैसे आपका लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इस तरीके के आइडियल्स, इक्वालिटी। तो ये सभी आइडियल्स कहाँ से मिले? ये सभी मिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो संसदीय संघात्मक प्रणाली, तो हमारी जो संसद है वो राज्यसभा जो लोकसभा राज्यसभा में बटी हुई है, तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटेन से ली गई है। इसी तरीके से बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं और रशिया से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ली गई है। मेकर्स ने, आप ये ना समझिए कि मेकर्स ने इन सभी प्रोविजंस को एज इट इज़ इमिटेट कर लिया या इनकी नकल उतार ली, नहीं, उन्होंने थोरो डिस्कशन की कि ये जो प्रोविजंस हैं क्या ये हमारी कंट्री को सूट करेंगे या नहीं, और उस थोरो डिस्कशन के बाद फिर ये सभी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। तो इस तरीके से निर्माण होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इस असेंबली के जो इलेक्शंस थे 1946 जुलाई में हुए थे और इसके 5 महीने बाद ही दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हो गई थी। और ये सभी मीटिंग में क्या निकल के आया दोस्तों? सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले पूरे इंडिया की पार्टीशन से पहले जो इंडिया था उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, लेकिन जैसे ही पार्टीशन होता है उसके बाद इस असेंबली के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक बनता है इंडिया में, एक बनता है पाकिस्तान में। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 यानी 299 लोग थे और ये सभी लोग चुनाव जीत के सामने आए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने का क्या रीज़न था?
अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली थी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है, यानी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो चुनाव जीत के आए थे। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 और इसके 3 महीने बाद ही इसके कुछ महीने बाद ही दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में डिवाइड हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के असेंबलीज में, और फिर आगे क्या होता है कि इस असेंबली में जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसमें 299 मेंबर्स होते हैं और ये सभी मिलके 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के सामने ले आते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसका रीज़न क्या है आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ऐसी हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बार बार लिखना पड़ा। किसी ने तो 4 बार लिखा, किसी ने 3 बार, किसी ने 2 बार। और लेकिन हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर पहली बार लिखा गया तो वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कंटिन्यू है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल संविधान है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो भी मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो साउथ अफ्रीका पे नहीं जाते दोस्तों, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं कि क्यों भारत का संविधान इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्या चीज़ है ऐसी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाती है। और दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार लिखने पे मजबूर हुए, तो क्यों? 2 रीज़न की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार लिखना पड़ा। पहला है कि जो भी बेसिक रूल्स थे वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं थे, ठीक है। और दूसरा है कि कई जगहों पे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर का काम किया, यानी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। तो या तो लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, और अगर या तो वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, और कई जगहों पे एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बताऊं तो अपने आप में बहुत अलग है। इसके अलग होने का क्या रीज़न है? रीज़न यह है दोस्तों कि भारत का जो संविधान था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। तो इन सभी ने मिलकर हमारे भारत का संविधान बनाया, और ये सभी जो मेंबर्स थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये प्रोविंशियल इलेक्शंस जीत के आए थे। अब प्रोविंशियल इलेक्शंस जीत के आए थे, तो इन इलेक्शंस का मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस होंगे वो सभी प्रोविंस के लोगों ने इन लोगों को मिलके चुना था। तो इसलिए अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग आए थे, सबसे पहली बात। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये लोग थे इन्होंने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा लोग थे इस असेंबली में। ये जो असेंबली थी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आई थी, यानी प्रोविंस के जितने भी लोग थे, आम जनता थी, मैं या आप, हमने मिलके नहीं चुना था, हमारे जैसे लोगों ने मिलके नहीं चुना था, बल्कि मान लीजिए कि हमारे जो एमएलएज हैं उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना था। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हुए थे? क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फिर भी इसने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, लोगों को रिप्रेजेंट किया। तो लोगों ने इस असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भारत के लोगों को रिप्रेजेंट किया था। तो वही अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के लोगों को रिप्रेजेंट किया। दूसरा, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, और इसी ने इंश्योर किया कि ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के हर हिस्से से लोग चुन के इस असेंबली में आए थे। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने अपनी जगह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया था। दिस असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप्स, चाहे वो लैंग्वेज से डिपेंड करते हों, कास्ट से, क्लासेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, अलग अलग हर चीज़ से वास्ता रखने वाले लोग इस असेंबली का हिस्सा बने थे। तो टोटल 299 मेंबर्स, इन सभी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट किया था। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम लोगों को, यानी कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करने में कामयाब रही थी।
महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी इस असेंबली का हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उनके अपने अलग विचार थे और महात्मा गांधी के विचार जो थे, इन विचारों का पूरे भारत की जनता पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और वही प्रभाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पड़ा था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक की रोल पेश किया, बहुत ही क्रूशियल रोल पेश किया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। और वो कैसे, आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे। तो अब ये क्या है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इधर देखिए दोस्तों, ये थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से कई सारी कमेटी बन के सामने आई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी सदस्य थे, इन सभी का प्रतिनिधित्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया और ये जो ड्राफ्ट था, अब इस पे बहुत गहरा डिस्कशन हुआ, बहुत सारे राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन हुए। 2000 से ज़्यादा बार इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में अमेंडमेंट किया गया, यानी चेंज किया गया। और ये जो ड्राफ्ट था 114 दिन यानी कि लगभग 3 साल से भी ज़्यादा समय तक इस पे डिबेट चलती रही। तो इस एक डॉक्यूमेंट पे 3 साल से ज़्यादा समय तक डिबेट चलती रही है और ये बहुत सारे राउंड्स में चली है और इसमें 2000 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि क्लोज बाय क्लोज, प्रोविज़न बाय प्रोविज़न इस पे बहुत गहरी डिटेल में डिस्कशन की गई थी। हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट और हर एक सिंगल जो शब्द था उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया और उसको भारत की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। उसको आज भी संसद में संभाल के रखा गया है और इन सभी को बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है क्या, तो एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट एंड वर्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, तो अब हमने अभी ये जो समझा है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक और खुले तरीके से काम किया, बहुत ओपन मैनर में काम किया। ये इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी आर अम्बेडकर ने प्रिपेयर किया एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट पे डीप डिस्कशन होती है और ये जो ड्राफ्ट है, जो डिस्कशन होती है, क्लोज बाय क्लोज, प्रोविज़न बाय प्रोविज़न होती है, वर्ड बाय वर्ड इस पे डिस्कशन होती है। इस डिस्कशन में 2000 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट किया गया, 114 दिन 3 साल तक इस पे डिबेट चली और हर डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया गया, हर एक शब्द को प्रिजर्व किया गया और उस जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट चली थी वो सभी की सभी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ये जो डिबेट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर शेयरिंग वाला जो लेसन था दोस्तों, उसमें आपने समझा होगा, आपने पढ़ा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने की जो शक्ति है, व्याख्या करने की जो शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किस चीज़ को आधार बना के कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है, तो वो इन डिबेट्स को आधार बना के कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है। तो आप देखिए कि उस समय पे जो डिबेट की गई थी वो डिबेट्स आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाली क्या वैल्यूज़ थी। तो जो फिलोसफी थी इसको 2 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है हमारे जो भी बड़े लीडर्स थे उनके क्या विचार थे। वो लीडर्स हम लोगों ने चुने थे, तो वो लीडर रिप्रेजेंट कर रहे थे आम लोगों के विचार, तो यानी कि द व्यूज़ ऑफ मेजर लीडर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, गांधी जी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन उनके खुद के विजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अ मेजर लीडर, बहुत ही बड़े नेता थे गांधी जी। उनके व्यूज़ जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि गांधी जी चाहते थे कि इक्वेलिटी आए पूरे भारत में, बी आर अम्बेडकर साहब भी चाहते थे कि इक्वेलिटी आए पूरे भारत में। तो दोनों का विजन सेम था, इक्वेलिटी। लेकिन जिस तरीके से
B.R. अम्बेडकर चाहते थे, वो तरीका गांधी जी के तरीके से बिल्कुल अलग था। तो कई बार ऐसा होता था कि B.R. अम्बेडकर गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे उनके वे ऑफ इक्वालिटी के लिए। तो ये क्या है, द व्यूज ऑफ मेजर लीडर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनके क्या विचार थे। दूसरा जो है हमारे संविधान की प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना है ये भी रिप्रेजेंट करती है द फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम इसी प्रीएम्बल को थोरोली डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो वैल्यूज फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर कर गई, जो वैल्यूज फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे निकल के आई, उन्हीं वैल्यूज ने फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी निर्धारित की, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले मूल्यों ने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution। और जो स्वतंत्रता संग्राम के समय पे वैल्यूज निकल के आई, उन्हीं वैल्यूज को आधार बनाया गया भारत के लोकतंत्र के लिए और उन्हीं वैल्यूज को प्रीएम्बल में ऐड किया गया। अमेरिका का जो मॉडल है, यानी सबसे पहले अमेरिका ने प्रीएम्बल लिखी थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सार पेश करने के लिए उन्होंने प्रीएम्बल को पेश किया था और वही मॉडल दुनिया की बहुत सारे देशों ने अपनाया और इंडिया ने भी सेम मॉडल अपनाया। अब ये देखिए, ये है प्रीएम्बल। We the people of India having solemnly resolved the constituent in India into a sovereign socialist secular democratic republic, यानी कि हमारा इंडिया कैसा होगा, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री होगा जिसमें जस्टिस होगा, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होगा। और ये सारे के सारे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब मोस्टली फ्रीडम स्ट्रगल से निकल के आया था। प्रीएम्बल क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज एंड दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी संविधान है वो अपने अंदर क्या वैल्यू निहित करता है, उसका एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, एक आइडिया प्रदान करता है और उसी को बोलते हैं प्रीएम्बल, उस शॉर्ट स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रीएम्बल। The preamble contains the philosophy on which the entire constitution has been built। तो constitution की philosophy को present करता है। It provides a standard to examine any law and action of government to find out whether it is good or bad। कोई भी कानून यदि बनाया गया है या फिर सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया है तो प्रीएम्बल बताती है कि वो कदम सही है या गलत है, या वो कानून सही है या गलत है। तो हम कह सकते हैं प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन शरीर है तो प्रीएम्बल उसकी आत्मा है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, प्रस्तावना इन हिंदी। आगे अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक खाली स्टेटमेंट भर नहीं है, ये बहुत कुछ है। इट इज़ अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो वैल्यू इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वही वैल्यूज हमारे भारत की कई संस्थाओं में, सभी संस्थाओं में अडॉप्ट की गई है। ठीक है, ये संसद है ना, संसद में या विधानसभा, विधान परिषद में, हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिखित वैल्यूज़ को अपनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और इसलिए इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करते रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये जो अपडेशन है ये रेगुलर बेसिस पे चलती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे डिड नॉट सी इट एज अ सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना दिया तो सालों साल वही चलता रहेगा, नहीं। जो मेकर्स थे उनको पता था कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और इस बदलाव को सर्टेन रखने के लिए, इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लैक्सिबल बनाया। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है, यानी कि दोनों ही तरीके का है, यानी कठोर और लचीला दोनों। दे मेड प्रोविजंस टू मैनेज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते रहते हैं और ये चेंज क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें प्रोविजन ही ऐसे किए हैं। एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये था दोस्तों संस्थागत डिज़ाइन। अब फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है।
संविधान की जरूरत दोस्तों इसलिए पड़ती है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। कानूनी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बताता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बताता है कि आप अपनी सरकार कैसे चुनेंगे। कई बार लड़ाई होती है कि मैं रूल करूंगा, नहीं मैं रूल करूंगा, तो ये रूलर कौन बनेगा ये किसने बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और ये रूलर्स कौन चुनेगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि इलेक्शन होगा, वोट पड़ेगा और तब जाके जो जीतेगा वो रूलर बनेगा। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि रूलर्स जो भी बनेगा रूलर तो उनके पास कितनी पावर होगी या फिर वो किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये लिमिट डालता है सरकार के एक्शंस पे। और ये लिमिट कैसे डाली जाती है? ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में सिटीजन्स को अधिकार दे दिए गए हैं और ये अधिकार सरकार की शक्तियों को लिमिट करने का काम करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। एक कंट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। बिना संविधान के कंट्री अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। वो या तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी या मोनार्कियल सिस्टम बन जाएगा। क्रूर तरीका हो जाएगा वो रूल करने का, और इस क्रूर तरीके से बचने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।